जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल आ चुका है, इसलिए आप लोगों के लिए जो प्रश्न पत्र है जो कि वार्षिक में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, और इसको आप पूरा लास्ट तक अवश्य देखें, क्योंकि इससे जो प्रश्न बनेंगे वो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही हेल्पफुल होंगे, है ना। इसलिए आप लोगों के ये प्रश्न बैंक लेकर आए हैं। ठीक है, तो आइए चलिए हम पहले देखते हैं सही विकल्प चुनिए। आप लोगों की कक्षा 12वीं के जो पेपर हैं उनका टाइम टेबल आ चुका है ना। इसलिए आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी करें और जल्द से जल्द जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें पढ़िएगा। और अगर आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन चाहिए हैं या और लेक्चर की अगर आप डिमांड करते हैं तो हम आपके लिए लेके आएंगे। आइए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सही विकल्प चुनकर लिखिए। परंपरागत भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? तो सामाजिक जो बुनियादी आधार है वह क्या है? जाति, है ना। भारत में जो परंपरागत तरीका है या सामाजिक स्तरीकरण है, तो उसका जो बुनियादी आधार क्या है? जाति है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसे लोकतंत्र का पहरेदार कहा जाता है? तो लोकतंत्र का जो पहरेदार कहा जाता है वह मॉस मीडिया को कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक प्रिंट मीडिया होता है ना, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक, है ना। इलेक्ट्रॉनिक, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है। इसके अंतर्गत प्रिंट के अंतर्गत आते हैं कोई मैगजीन, न्यूज़पेपर, है ना, न्यूज़पेपर आते हैं, है ना, अखबार जिसे बोलते हैं। और इसके अलावा मैगजीन हो गया, बुक्स हो गई, है ना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आता है इंटरनेट, है ना। इंटरनेट जिस पे चलता है वो डिवाइस, जैसे कि लैपटॉप, है ना, और मोबाइल, है ना। इसके अलावा और भी जो डिवाइस होते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, है ना, इत्यादि। ये है मॉस मीडिया, ये है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये इसके प्रकार हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण सन में पारित किया गया जो संरक्षण कानून जो है वह 2005 में यह लागू किया गया था, पारित किया गया था। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, यानी आधुनिक भारत में परंपरागत मॉडर्नाइजेशन इन भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण, है ना। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन मतलब भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण। यह पुस्तक जो है योगेंद्र सिंह द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक। तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो संस्थापक हैं तो वो हैं एच पी ब्लेवाटस्की, और एक और है H.S. अलकाट, है ना, H.S. अलकाट। तो ये हैं, और इन्होंने 1875 में इसकी शुरुआत न्यूयॉर्क में, अमेरिका में की थी। अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, यहाँ पे इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की क्या की थी? स्थापना की थी। और फिर जो भारत में इसका जो मुख्यालय है 1800 जो है 82 में, है ना, 1882 में मद्रास के अडयार में, है ना, मद्रास के अडयार में, है ना, मद्रास के अडयार में इन्होंने क्या किया था? इसकी स्थापना की थी, और इसका मुख्यालय यहाँ पे स्थापित किया था, है ना। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, ना कि यहाँ पे एनी बेसेंट जो है ये नहीं है ना, ये यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो जो पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण की अवधारणा है वह M.N. श्रीनिवास के द्वारा दी गई थी। इनके द्वारा संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण एवं लौकिकीकरण की भी, है ना, लौकिकीकरण की भी इन्होंने क्या की थी? अवधारणा दी थी। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण और लौकिकीकरण, तीनों की इन्होंने क्या की थी? अवधारणा दी थी। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मुस्लिम समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए अलीगढ़ के प्रणेता थे। अलीगढ़ आंदोलन, है ना, अलीगढ़ जो आंदोलन है इसके जो प्रणेता थे वो थे सर सैयद अहमद खान। कौन थे? सर सैयद, है ना, सैयद अहमद खान, है ना, सर सैयद अहमद खान थे। नेक्स्ट है बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम जो है वह 1976 में, ये 1976 में
लागू किया गया था। इसका जो मुख्य मधुमेह मजदूरी उन्मूलन मतलब या अब आज के बाद मतलब 1976 में जब जो कानून ये पारित कर दिया गया, इसके बाद से कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ पे बंधुआ मजदूरी के तौर पर किसी भी व्यक्ति को नहीं रखेगा, और अगर रखेगा तो उसके ऊपर युक्त कार्यवाही की जाएगी। नेक्स्ट है ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने सन 1858 में सोम प्रकाश नामक एक न्यूज़पेपर था, अखबार निकाला, जो कि यह साप्ताहिक यानी वीकली यानी साप्ताहिक पत्र का समाचार पत्र था, है ना। और यह कोलकाता से निकाला था इन्होंने, कोलकाता, आज का कोलकाता पहले का कलकत्ता शहर था, वहाँ से इन्होंने निकाला था। नेक्स्ट है भारत में सन के दशक में सरकार ने उदारीकरण की नीति को अपनाया। तो यहाँ पे अगर ऐसा आ जाएगा तो है 1990 के दशक में, है ना, अगर दशक लिखा होगा, और अगर सन पूछा जाएगा तो 1991 में, है ना, 24 जुलाई, है ना, 24 जुलाई 1991 को इन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्या है उदारीकरण की नीति अपनाई थी। और उदारीकरण का तात्पर्य केवल उदारीकरण से नहीं है, यहाँ पे LPG है ना, LPG मतलब लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, P मतलब प्राइवेटाइजेशन, है ना, और G ग्लोबलाइजेशन, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी यहाँ पे निजीकरण भी आ जाएगा, निजीकरण, है ना, निजीकरण, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, है ना, वैश्वीकरण, और यहाँ पे लिबरलाइजेशन माने उदारीकरण, है ना, उदारीकरण। ये इन्होंने तीनों मतलब जो है नीतियों को अपनाया था सन 1990 में, है ना, 90 के दशक में। नेक्स्ट है भारत में जाति तथा वर्ग, है ना, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं ये हैं GS घुरिये, है ना, GS घुरिये, है ना। भारत में जाति तथा वर्ग, है ना, कि जो हैं GS घुरिये हैं इसके राइटर। नेक्स्ट है भारत उत्तर और दक्षिण में नातेदारी संगठन के अंतर को ने विस्तार से स्पष्ट किया है। तो जो इरावती कर्वे जी हैं, है ना, इरावती कर्वे जो कि बहुत बड़ी समाजशास्त्री रही हैं, और ये पुणे है जो यहाँ पे बम्बई के पास में है, पूना, वहाँ की ये रहने वाली हैं मुख्य रूप से। और ये इन्होंने नातेदारी संगठन को अंतर किया है, उत्तर और दक्षिण भारत के नातेदारी संगठन, इन्होंने नातेदारी व्यवस्था को ही पूरा अच्छे से समझाया है या बताया है। नेक्स्ट है भारत में कुल प्रतिशत लोग साक्षर हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 74%, है ना, 74% लोग कैसे हैं, साक्षर हैं। नेक्स्ट है सही जोड़ी बनाइए, है ना, सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पे आपका देखिए दयानंद सरस्वती हैं, तो इन्होंने दयानंद सरस्वती जी हैं, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, है ना। नेक्स्ट है भारत में नातेदारी व्यवस्था, तो इन्होंने इरावती कर्वे को जाता है इनका श्रेय, क्योंकि इन्होंने भारत को उत्तर और दक्षिण भारत में क्या है इन्होंने नातेदारी व्यवस्था को समझाया है। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय ने जो कि ब्रह्म समाज के संस्थापक रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म समाज के संस्थापक रहे हैं। ज्योतिबा फुले इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। गौरा देवी का संबंध चिपको आंदोलन से है। और काका कालेलकर जो कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। इस प्रकार आपकी ये सही जोड़ी, आपके ये सही विकल्प में भी आ सकते हैं, सही जोड़ियों में भी आ सकते हैं, है ना, और आपके सत्ता में भी आ सकते हैं। तो आप लोग इनको हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, है ना। नेक्स्ट है एक वाक्य में उत्तर लिखिए, व्यक्ति की जाति का निर्धारण किससे होता है। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, यहाँ व्यक्ति की जो जाति का जो निर्धारण होता है वह जन्म से होता है ना। यहाँ पे क्या है, जन्म से होता है ना। कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा जब किसी परिवार में जन्म लेता है तो उसको नहीं पता होता है कि वह किस परिवार में, किस जाति में, किस समूह में पैदा हो रहा है ना। तो यह उसकी जाति का निर्धारण उसके जन्म के आधार पर होता है ना। तो ये किसी को पता नहीं होता है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है। तो जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा है, GS घुरिये ने, GS घुरिये। ये इंडोलॉजिस्ट थे, यानी ये क्या थे, भारत विधा पद्धति पे ये विश्वास रखते थे, और इसलिए यह मतलब थोड़ा हिंदूवादी भी रहे हैं। इसलिए इन्होंने क्या कहा था कि जो जनजातियां हैं, मतलब जो जंगलों में निवास करती हैं, वह सनातनी हैं। मतलब कि जो भी यहाँ पे रहते हैं जंगलों में, या मतलब जो मतलब बाहरी हैं, मतलब समाज से बाहर हैं, वो भी कैसे हैं, हिंदू हैं। नेक्स्ट है
भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो भारत के मध्य प्रदेश में यानी एमपी में सर्वाधिक जो है राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है, वो भी एमपी में। नेक्स्ट है भारत में विकास के लिए सन 1991 में किस प्रकार की आर्थिक नीति को अपनाया गया था, है ना? तो यहाँ पे है एलपीजी उदारीकरण की नीति को अपनाया गया था, है ना? उदारीकरण, जो कि अभी आपको बताया है एलपीजी, है ना? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जी माने ग्लोबलाइजेशन, है ना? इसकी नीति को अपनाया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है, यहाँ पे पीएम होता है ना? प्रधानमंत्री का। नेक्स्ट है जाति व्यवस्था का सबसे कठोर नियम क्या है? तो जाति व्यवस्था का जो सबसे कठोर नियम है, तो जाति व्यवस्था का जो सबसे कठोर नियम है वह है क्या है? अंतर्विवाह है ना? अंतर्विवाह, है ना? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी व्यक्ति जिस जाति के अंतर्गत आता है तो वह अपने ही जाति के अंतर्गत विवाह करता है। यदि वह अपनी जाति से हट के कहीं और विवाह करेगा तो उसको पनिशमेंट दिया जाता है समाज में, समाज में उसको क्या किया? पनिश किया जाता है ना? लेकिन आज जैसे ही लोगों की एजुकेशन बढ़ रही है ना, तो वह धीरे धीरे इसमें क्या हो रहा है? इसमें परिवर्तन आ रहा है, इसकी संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। अब अंतर्विवाह होने लगे हैं, है ना? अंतर्विवाह पहले कठोर नियम थे, है ना? लेकिन अब क्या है, संविधान में ने भी इसको क्या कर दी है? मान्यता दे दी है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी जाति से दूसरी जाति में अगर विवाह करना चाहता है तो वह कर सकता है ना? लेकिन परंपरागत तौर पे जो समाज के नियम है उसमें यह नहीं कर सकते हैं, उन पर कठोर कार्यवाही की जाती है, उनको दंडित किया जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार में सर्वोच्च स्थान किसका होता है? तो सर्वोच्च स्थान कर्ता का होता है, अथवा इसी को मुखिया बोलते हैं ना, कर्ता या मुखिया को, है ना, होता है। नेक्स्ट है इसमें सत्य की पहचान कीजिए। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावशाली बनाने वाली संस्था संविधान है। तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो एकीकरण को या एकीकरण में बांधने वाली एक जो प्रभावशाली जो संस्था है वो भारत का संविधान ही है, क्योंकि भारत का जो क्षेत्र है बहुत विशाल है ना? अगर इसको इस तरीके से देखा जाए, है ना, तो भारत मतलब कई मतलब राज्यों में और कई मतलब इसके क्षेत्रों से बटा हुआ है ना? इस तरीके से मान के चलिए भारत है। अब यहाँ गुजरात से लेके और यहाँ मणिपुर तक, और यहाँ केरल से लेके, है ना, यहाँ केरल से लेके मतलब कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु के, है ना, यहाँ पे दक्षिण से लेके उत्तर तक और पूर्व से लेके पश्चिम तक जितना भी ये क्षेत्र है, यहाँ पर भारतीय संविधान लागू होता है ना, भारतीय संविधान। और यहाँ पे जब जो भारतीय संविधान लागू होगा तो वहाँ पे सभी के लिए नियम कैसे होंगे? एक से ही होंगे, है ना? अगर कोई राष्ट्र के खिलाफ हस्तक्षेप करता है या राष्ट्र के खिलाफ कोई नीति बनाता है तो उसको पनिश किया जाता है ना? तो यही एक नियम है कि जिससे क्या होता है, देश एकता के सूत्र में पिरोया हुआ है, वो भी संविधान के द्वारा, है ना। नेक्स्ट है मूल रूप से औद्योगिकरण आर्थिक विकास की एक प्रक्रिया है। ये भी सत्य है, क्योंकि जब आर्थिक विकास होगा तो ही वह क्या होगा, देश प्रगति करता है ना। ये किसी व्यक्ति के पास यदि आर्थिक रूप से सक्षम है तो वह कुछ भी चीज़ खरीद सकता है ना, तो वह क्या हो जाता है, अपने आप में शक्तिशाली हो जाता है ना। तो ये आर्थिक विकास की एक प्रक्रिया का मुख्य रूप है, यानी मूल रूप में औद्योगिकरण है, क्योंकि यह उद्योग के द्वारा ही क्या होता है, इंडस्ट्री जैसी खड़ी होती है तो उससे क्या होता है, इनकम होती है, उससे ही क्या है, आय के स्रोत बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट है सामाजिक आंदोलन किसी विशिष्ट उद्देश्य की ओर निर्देशित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे तीसरे में है सामाजिक आंदोलन किसी विशिष्ट उद्देश्य की ओर निर्देशित नहीं होते हैं। तो ये असत्य है, क्योंकि ये क्या है, असत्य है ना। क्यों? क्योंकि कोई भी जब आंदोलन करते हैं या कोई भी क्रांति होती है वह बदलाव के लिए ही होती है। जब हम कोई सामाजिक आंदोलन करते हैं तो जो व्यक्ति जितने संगठित होते हैं उस आंदोलन में, तो वह अपनी एक निश्चित मांग को लेकर जो वहाँ की सरकार होती है उसके पास जाते हैं और वह अपनी मांग को पूरा करते हैं, है ना, सरकार से मांगते हैं। नेक्स्ट चौथे नंबर का, क्षेत्रफल के आधार पर भारत संसार का दूसरा बड़ा देश है। तो ये असत्य है, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा बड़ा देश है, और जबकि क्षेत्रफल के आधार पर भारत कौन सा है, 7वां बड़ा देश है। पहले पे आ जाता है रूस, दूसरे पे आता है कनाडा, तीसरे पे आता है चीन क्षेत्रफल के आधार पर,
और जो है चौथे नंबर पे आता है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके बाद आ जाता है ब्राज़ील 5वें नंबर पे। और एक और है ब्राज़ील के रूप में कि ब्राज़ील क्या है जनसंख्या में और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों पे 5वें नंबर पे है ना। ये आप लोगों के लिए जीके का क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए आगे बहुत काम आने वाला है ना। कि 5वें जो जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों में ये कैसा है 5वें नंबर पे है। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया 6वें नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल की दृष्टि में, है ना। इसके बाद आता है भारत, भारत है जो 7वें नंबर पे है, 7वां नंबर है भारत का स्थान, है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, विश्व में दूसरा, पहले पे चीन, दूसरे पे भारत। नेक्स्ट है सामुदायिक पहचान जन्म तथा अपनेपन पर आधारित होती है, तो इसका आंसर है सत्य, क्योंकि ये जो है सत्य है, क्योंकि ये कोई भी व्यक्ति जिस समाज या जिस जाति में व्यक्ति या जिस परिवार में अपना जन्म ले लेता है, एक बार जो बच्चा पैदा होता है तो वह उसी जाति का जिंदगी भर कहलाता है ना। इसलिए ये कैसी होती है सामुदायिक आधार, सामुदायिक पहचान जन्म पे होती है तथा अपनेपन पर आधारित होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे राष्ट्रीय एकता में सांप्रदायिकता सहायक है, तो ये असत्य है ना, ये असत्य है। क्यों? क्योंकि जब राष्ट्रीय एकता जो होती है वह संप्रदाय कैसे होते हैं, बटे हुए होते हैं। इनके हर एक व्यक्ति के अलग अलग संप्रदाय मतलब मठ होते हैं। जैसे कि अब हिंदू समाज में ही देख लो तो वो कई संप्रदायों में बटा हुआ है ना। मतलब भक्ति संप्रदाय में के अंतर्गत जैसे कि राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा, है ना। तो ये इनके अलग से संप्रदाय हो जाते हैं, है ना। कोई द्वैताद्वैत संप्रदाय तो कोई द्वैत संप्रदाय, है ना, कोई अद्वैत संप्रदाय। इस तरीके से जो हिंदू धर्म ही है कितने कई संप्रदायों में बटा हुआ है। तो ये क्या होते हैं, वो अपने अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, है ना। तो इसलिए ये यहाँ पे राष्ट्रीय एकता में कैसी है सांप्रदायिकता सहायक नहीं है, इसलिए कैसा है असत्य है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, इसका उत्तर है नातेदारी की कितनी श्रेणियां हैं। प्रश्न क्रमांक नातेदारी की कितनी श्रेणियां हैं, तो नातेदारी की 3 श्रेणियां होती हैं, प्राथमिक नातेदार, द्वितीयक नातेदार और तृतीयक नातेदार। जो प्राथमिक नातेदार होते हैं वह उनसे हमारे खून के संबंध होते हैं, मतलब डायरेक्ट रिलेशन होते हैं। सिर्फ इसमें विवाह संबंध ऐसा होता है ना, जो पति पत्नी का रहता है ना, पति पत्नी का ये होता है केवल विवाह संबंधी। बाकी के जो जितने भी सभी होते हैं, है ना, 7 और होते हैं, तो वो सभी जितने भी होते हैं ये सब होते हैं रक्त संबंधी, है ना। और इसमें कुल 8 प्रकार के होते हैं प्राथमिक नातेदार। द्वितीयक नातेदार ये होते हैं 33 प्रकार के, है ना। और तृतीयक नातेदार होते हैं ये 151 प्रकार के होते हैं। जीपी मर्डॉक द्वारा दिया गया था, है ना। तो यहाँ पे प्राथमिक नातेदार, द्वितीयक नातेदार और तृतीयक नातेदार। द्वितीयक नातेदार वो होते हैं जो हमारे प्राथमिक हैं। जैसे हमारे पिताजी के मतलब जो पिता हैं हमारे लिए द्वितीयक होंगे, मतलब दादाजी द्वितीयक होंगे, चाचा हमारे द्वितीयक होंगे। लेकिन हमारे पिताजी के जो चाचा होंगे वो उनके सगे भाई हैं, इसलिए उनके लिए वो प्राथमिक और हमारे लिए द्वितीयक हो जाते हैं, है ना। ऐसी प्रकार तृतीयक नातेदार कि जो हमारे प्राथमिक के मतलब द्वितीयक हैं, है ना। तो वो जैसे कि ममेरे, फुफेरे, मौसेरे, भाई बहन जो होते हैं वो तृतीयक नातेदार के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार के 151 प्रकार के जीपी मर्डॉक ने बताया है इनको, है ना। नेक्स्ट है प्रदत्त पहचान से आप क्या समझते हैं। प्रदत्त पहचान वह होती है कि जो हमें जन्म के माध्यम से प्राप्त होती है। वही बात कि जो व्यक्ति जिस जाति में, जिस समाज में या जिस परिवार में जो एक बार जन्म ले लेता है तो वह हमेशा उसी समाज का व्यक्ति कहलाता है या उसी धर्म में उसी में कहलाता है। नेक्स्ट है इसी में इनमें व्यक्तियों की पसंद और नापसंद शामिल नहीं होती है। कोई भी बच्चा जो जन्म लेता है उसको क्या पता रहता है हम कहाँ पे जन्म ले रहे हैं, है ना। तो इसलिए इसकी कोई पसंद नापसंद का कोई इसमें नहीं रहती है और अपने परिवार जाति समूह से प्राप्त होती है। और जो व्यक्ति जिस समाज में आप जिस परिवार के होंगे आपकी भी जाति वही रहेगी, है ना। नेक्स्ट है हाँ, आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग चैनल को रीड तो करते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो प्लीज़ हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, है ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं आपका जाता है, इतनी मेहनत से बनाते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, है ना। वंचित समूह किसे कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं वंचित समूह किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए समाज का ऐसा समूह जिसको सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आधार पर प्राप्त नहीं हुए हैं उन्हें वंचित समूह के अंतर्गत रखा है, क्योंकि इन्हें अधिकार न मिलने के कारण इनका विकास नहीं हो पाया, अतः यह वंचित रह गए हैं। अब देखिए क्या होता है कि जो समाज का एक ऐसा वर्ग रहता है
या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि समाज के कुछ लोग बहुत अमीर और उनके पास मतलब आर्थिक रूप से सशक्त रहते हैं, सामाजिक तौर पे उनकी जाति में उच्च रहती है और शिक्षा भी उनके पास कैसी रहती है, ऊंची रहती है। वो कारण क्या है? आर्थिक स्थिति। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है और साथ में सामाजिक स्थिति अच्छी होती है ना। तभी वह क्या होता है, शिक्षा के आधार पर वह अपने आप को उच्च बता सकता है, या समाज में जिसकी जाति उच्च होती है तो वह उच्च वर्ग के अंतर्गत आता है ना। और इसी प्रकार जो व्यक्ति को समाज से वंचित रखा गया, यानी उन जिनको पहले के समय में आर्थिक रूप से मतलब सामाजिक तौर पे किन अक्षम माना गया, मतलब सामाजिक तौर पे उनको छोटा माना गया। जैसे कि अभी यहाँ पे देखते हैं जातियों में, भारतीय समाज में जो जातियाँ होती हैं, कई जातियाँ बहुत निम्न मानी गई हैं, है ना, कि बहुत निम्न हैं, है ना। तो उनके पास आर्थिक संसाधन भी नहीं होते हैं, है ना, और फिर उनकी शिक्षा भी वैसी नहीं हो पाती है, इसलिए वो कैसे रह जाते हैं, हर एक क्षेत्र में वह वंचित रह जाते हैं। जिनकी सामाजिक स्थिति उच्च नहीं है तो उनके पास आर्थिक संसाधन भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, और क्या है, उनकी शिक्षा भी अच्छे से नहीं हो पाती है ना। तो इसलिए उनको क्या हो गया, वंचित कहा गया, उनको वंचित कहा गया है। नेक्स्ट है राज्य क्या है। राज्य एक ऐसा निकाय है जो एक विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत अधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है, जिसमें राजनीतिक विधिक संस्थाओं का समुच्चय निहित होता है। देखिए, जैसे कि राज्य क्या होता है कि जैसे कि कोई भी एक व्यक्ति है और वो विधि सम्मत मतलब चुनाव में खड़ा होता है यदि, है ना, तो वह उसको सरकार द्वारा, है ना, यहाँ पे हम इसे इस तरीके से समझते हैं कि राज्य एक ऐसा निकाय है, एक उसकी एक निश्चित सीमा होती है। जैसे कि भारत देश है तो उसकी जो बाउंड्री होती है, एक निश्चित क्षेत्र होता है उसका, है ना। भारत की जो राजनीतिक सीमा है और वो कई देशों के साथ उसकी साझा मतलब होती है ना। जैसे कि यहाँ पे भारत है ना, तो यहाँ पे मान के चलिए म्यांमार है ना, म्यांमार है, या फिर यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे एक ऐसा देश है वो है श्रीलंका, है ना। तो यहाँ की जो सीमा रेखा होगी तो यह भारत के अंतर्गत आती है, और इसके जो बाहर इधर को है नीचे तो ये श्रीलंका के अंतर्गत आती है। तो यहाँ के जो लोग होंगे, मतलब कि जो इस बाउंड्री के अंतर्गत जो लोग होंगे, वह एक निश्चित विधि के तहत यहाँ पे एक अधिकार होता है उनका, विधि के तहत वह यहाँ पे नियम से रहते हैं, सफलतापूर्वक अपना दावा करते हैं कि हम भारत के क्या है, निवासी हैं। तो वह राजनीतिक और विधि सम्मत द्वारा उसमें क्या करते हैं, निवास करते हैं। यही क्या कहलाता है, राज्य कहलाता है ना। उसमें समुच्चय यानी सभी लोगों का समुच्चय निहित होता है ना, वही राज्य कहलाता है। नेक्स्ट है क्षेत्रवाद की समस्या के समाधान के 2 उपाय बताइए। क्षेत्रवाद की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार को विकास कार्यक्रमों का निर्माण करना चाहिए और क्रियान्वयन संतुलित क्षेत्रीय विकास के आधार पर करना चाहिए, है ना। तो क्षेत्रवाद की जो बहुत बड़ी समस्याएं जो यहाँ पे संपन्न होती हैं वह किस तरीके से होती हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने मान के चलो कोई बुंदेलखंड का है तो वो कहेगा हम बुंदेलखंडी हैं, कोई कहे झारखंड का तो वो कहेंगे भाई हम यहाँ यहाँ पे झारखंड या बिहार का है तो वो बिहारी कहेगा अपने आप को, है ना। तो कोई पंजाब का है तो वो पंजाबी कहेगा। तो ये क्षेत्रवाद की समस्याएं बहुत होती हैं, है ना। तो उसका समाधान के लिए केंद्र सरकार को, है ना, विकास कार्यक्रमों का निर्माण करना चाहिए, है ना। तो वह निर्माण करते भी हैं, है ना। और क्रियान्वयन का संतुलित क्षेत्रीय विकास के आधार पर करना चाहिए। क्या है कि जैसे कि अगर किसी भी क्षेत्र में, जैसे कि गुजरात है ना, वहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे इंडस्ट्री भी ज़्यादा है और यहाँ पे इंडस्ट्री का यहाँ पे भी विकास करना चाहिए। और इनको यहाँ पे मतलब जो पूर्व उत्तर में जैसे उड़ीसा है ना, और ये क्या बोलते आपका झारखंड है ना, और तमिलनाडु है, यहाँ पे भी आपको विकास करना चाहिए। मध्य प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पे भी इनको क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए बराबर बराबर। तो क्या है इसमें ये जो समस्या होती है क्षेत्रवाद की वह नहीं आती है, क्योंकि अगर आपने एक क्षेत्र में विकास ज़्यादा कर दिया एक क्षेत्र में कम कर दिया तो यहाँ पे दुर्भावनाएं पैदा होती हैं और इससे एक दूसरे की आर्थिक स्थिति उच्च और निम्न दिखाई देती है ना। तो इसलिए ये सही नहीं होता है ना। नेक्स्ट है इस पे संरचनात्मक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो संरचनात्मक परिवर्तन होता है समाज में चल रही संस्थाओं अथवा नियमों में परिवर्तन आना शुरू हो जाए तो संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि जो अभी समाज में जो नियम चल रहे होते हैं, है ना, और उनमें क्या होता है जो परिवर्तन होते हैं, है ना, तो उन्हीं को ही क्या करते हैं, संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। चाहे वह नियमों में परिवर्तन हो जाए या संस्थाओं में परिवर्तन हो जाए, है ना। जैसे कि कोई भी कॉलेज है ना, या स्कूल है ना, जैसे ऐसी समझ लीजिए स्कूल है, अब वहाँ पे क्या करना है, परिवर्तन करना है। जैसे कि क्लासेस यहाँ पे 10 लगती थी, अब वहाँ पे मतलब जो क्लास
मतलब 10 हैं, वहाँ पे और बढ़ानी है तो 10 की जगह 12-15 कर दो, तो उसी हिसाब से टीचर भी उतने ही बुलाए जाएंगे, है न? तो वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो और सुदृढ़ हो जाएंगी, वह स्कूल भी अच्छा मतलब कार्य करेगा, है ना। तो ये संरचनाएं होती हैं, उसमें परिवर्तन होने लगता है। नेक्स्ट है संस्कृति। संस्कृति क्या है? संस्कृति एक जीवन विधि है। संस्कृति एक जीवन विधि है, जीवन जीने की एक कला है। जैसे हम सोचते हैं, जो हम सोचते हैं, कार्य करते हैं, भोजन, कपड़े पहनना, पूजा करना, ये हमारी संस्कृति के पक्ष होते हैं। जैसे कि भारतीय संस्कृति में बताया गया है कि पूर्वज हमारे क्या करते थे, जैसे कि सुबह से अब उनकी जो दिनचर्या रहती थी, वह ग्रामीण भारतीय संस्कृति थी, वह एक हिसाब से देखा जाए पुरानी ग्रामीण संस्कृति होती थी। तो वह सुबह से उठा करते थे, अपने नहाना धोना, उसके बाद अपना भजन पूजन करना, तो कोई मतलब जो उनके अच्छे जो वस्त्र होते थे, कपड़े पहनना, तो उनके कपड़े कैसे होते थे, जो धोती कुर्ता पहनना, ये हमारा परिधान था, है ना। और पूजा करना, ये पूजा करना, टीका लगाना, ये क्या है, हमारी संस्कृति के ही क्या है, सब एक पक्ष हैं। भोजन करना, तो भोजन किस प्रकार का करते थे, है ना, रोटी, है ना, और रोटी चावल, ये इसका भोजन करते हैं, सब्जियों का। अब चूंकि उस समय बर्गर और पिज्ज़ा ये सब चीज़ें नहीं थी, तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं थे, है ना। तो ये जो संस्कृति है वो है पाश्चात्य संस्कृति से आई, ब्रेड, बर्गर, है ना, और जैम, जेली, ये सब ये क्या है, विदेशी कल्चर था, जो कि हम यहाँ पे संस्कृति, दूसरी संस्कृति से हमने एडप्ट किया है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे विनिवेश किसे कहते हैं? तो विनिवेश का आशय, देखिए यहाँ पे विनिवेश का आशय किसी देश की सरकार किसी उद्योग या किसी कंपनी का योजनाबद्ध रूप से आर्थिक बहिष्कार करने से है, ताकि उसे अपने नीतियों को बदलने के लिए विवश किया जा सके। भारत में केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रम में सरकारी हिस्से को बेचने की प्रक्रिया ही विनिवेश को भी विनिवेश कहते हैं। ये कहलाता है कि जो कोई भी कंपनी है, मान के चलो जो सरकारी कंपनी है ना, आज के समय में ऐसा देखा जाए कि जो सरकारी कंपनी है, मान के चलिए इतने क्षेत्र में सरकारी कंपनी लगी है ना, इतने सेक्टर बटे हुए हैं, कोई भी कंपनी है, जैसे कि BSNL को ले लीजिए। तो पहले क्या था कि जो पूरा का पूरा BSNL सरकारी उपक्रम था, उसमें क्या हुआ, कोई प्राइवेट व्यक्ति आया, उसने अपना पैसा लगाया, तो उसके जो शेयर थे, तो कुछ शेयर किसने खरीद लिए, मान के चलिए कि टाटा ने खरीद लिए या अडानी ने खरीद लिए, तो उसमें शेयर किसके हो गए, अब प्राइवेट शेयर के रूप में हो गए हैं। तो उसी को क्या कर दिया, बेचना, विनिवेश कर दिया। यानी सरकार ने अपने पैसा जितना लगाया था उसमें से क्या कर लिया, वापस ले लिया। इसलिए और जो निजी क्षेत्र के व्यक्ति थे उन्होंने अपना पैसा लगा दिया, तो उसी में क्या कहते हैं, विनिवेश कहते हैं। सरकार ने अपना पैसा हटा लिया और जो मतलब जो निजी व्यक्ति होते हैं, है ना, तो उन्होंने अपना विनिवेश बढ़ाया, निवेश बढ़ाया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, विनिवेश कहते हैं। नेक्स्ट है भारत में जनजाति की विशेषताएं बताइए। भारत में जनजाति की विशेषताएं बताइए। जनजातियों की जो विशेषताएं होती है, एक सामान्य नाम होता है, उनका एक निश्चित नाम होता है, जैसे कि गोंड, संथाल, भील, खासी, तो उनका एक विशेष नाम होता है, उनकी एक पृथक भाषा होती है, और निश्चित भाषा बोलते हैं, जो कि एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं। उनका एक निश्चित क्षेत्र रहता है, उनके एक सामान्य नाम होता है, पृथक भाषा होती है जो उनकी मातृभाषा में बोली जाती है, और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आत्मनिर्भरता होती है, वह ज़्यादा किसी व्यक्तियों से ज़्यादा मतलब वो नहीं लेते हैं, सहायता नहीं लेते हैं, जो वही वो गाते हैं वही उसी में गाते हैं, और उसी पे ही अपना जीवनचर्या पूरी जीवन उसी पे समर्पित रहता है, उनका उसी क्षेत्र में रहता है, वह किसी दूसरे क्षेत्र में जाके और अपना मतलब नहीं करते हैं, है ना, उपयोग नहीं करते हैं। और नेक्स्ट अब हम देखते हैं भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं? तो यहाँ पे देखिए, पहला है अशिक्षा, लोगों में जागरूकता नहीं है, अशिक्षा है, भारत में साक्षरता दर बहुत ही कम है। अशिक्षा के कारण सामान्य व्यक्ति भविष्य के प्रति सचेत नहीं रहता है, उनको लगता है कि जो भगवान, बच्चे क्या है, भगवान की देन है ना, वही शिक्षा का ही अभाव है, तो भाई जितने ज़्यादा बच्चे उतने ज़्यादा अच्छे, तो उनके हिसाब से ये रहता है उनका सोचना। नेक्स्ट है बाल विवाह एवं विवाह की अनिवार्यता। तो कई समाजों में ऐसा होता है कि जहाँ विवाह करना अनिवार्य होता है और बाल विवाह भी किए जाते हैं, तो जितने जल्दी बच्चे का विवाह हो जाता है तो उतने ही ज़्यादा बच्चे पैदा होते रहते हैं। ग्रामीण समुदाय और नगर में रहने वाले निम्न आय वर्ग के लोगों की आज भी बाल विवाह प्रचलन है। भारत में विवाह को मोक्ष की प्राप्ति
के लिए आवश्यक माना गया है। तो वो ऐसा माना जाता है, अशिक्षा के कारण ही है ऐसा, कि उनका मानना ये होता है कि जब तक बच्चा हमें मतलब हमारी संतान ही हमें दाह नहीं लगाएगा, मतलब मृत्यु के बाद उसकी जो अर्थी होती है उस पर अगर वो आग नहीं लगाएगा, नहीं जलाएगा, तो वह मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा। ऐसा कुछ इनके दिमाग में ऐसा रहता है। नेक्स्ट है जन्म दर एवं मृत्यु दर में अंतर। ये जो मृत्यु है ये माँ ही है केवल, है ना। जन्म दर एवं मृत्यु दर में अंतर, तो क्या है, जन्म दर बहुत ज़्यादा है और मृत्यु दर में कम है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं जैसी जैसी बड़ी हैं भारत में, तो उतनी ही मौतें कम होने लगी हैं, तो मृत्यु कम हो रही है और जन्म दर ज़्यादा हो रही है। तो इनके बीच का जो अंतर है के कारण जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। नेक्स्ट है जलवायु। हमारे यहाँ की जो जलवायु है वो है गर्म है, गर्म प्रदेश माना जाता है ना। तो जलवायु है उष्ण जलवायु, यहाँ पे उष्ण माने गर्म, है ना। भारत की जलवायु होने के कारण, भारत की उष्ण जलवायु होने के कारण व्यक्ति शीघ्र परिपक्व हो जाता है और हो जाता है। अन्य देशों की तुलना में स्त्रियों की प्रजनन शक्ति अधिक होने से जन्म दर उच्च रहती है। तो भारत में क्या है कि जो महिलाएं हैं वो बहुत जल्दी, महिला हो या पुरुष, बहुत जल्दी परिपक्व हो जाते हैं और इस वजह से प्रजनन क्षमता उनकी विकसित हो जाती है, बहुत जल्दी वो प्रजनन क्षमता उनकी विकसित हो जाती है, इसलिए बच्चे भी ज़्यादा होते हैं। माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत। तो यहाँ पे माल्थस का जो जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत है, इनके अनुसार क्या होता है कि जो जनसंख्या, इन्होंने कहा है कि जो जनसंख्या है वह गुणोत्तर बढ़ रही है ना। कि जैसे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दूनी 16, दूनी 32, इस तरीके से मतलब बढ़ रही है। और जबकि जो यहाँ का जो जनसंख्या इस तरीके से बढ़ रही है और यहाँ की जो खाने की चीज़ें हैं या मतलब भोजन की जो चीज़ें हैं, व्यवस्था है, तो वह धनात्मक बढ़ रही है। जैसे कि 2 धन 2 धन 2 धन 2, इस तरीके से, है ना। 2 4 6 8 और यहाँ पे पहुँच जाती है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इस तरीके से ये कैसी है, गुणोत्तर वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट है इनका औपनिवेशिक शासन के दौरान। औपनिवेशिक शासन के दौरान होने वाले संरचनात्मक परिवर्तन को बताइए। तो उपनिवेश के बाद, उपनिवेश क्या कहलाता है कि एक कॉलोनी बस जाती है। जैसे कि जो विदेशी थे और वहाँ पे आए, वहाँ से विदेश मतलब कि ब्रिटेन से आए, कोई पुर्तगाल से आए, कोई फ्रांस से आए, तो ये लोग आए अपने भारत में और उन्होंने यहाँ पे क्या किया, राज किया। तो उनकी जो कॉलोनी है वो यहाँ पे बस गई, है ना। तो उन्होंने हमारे ऊपर संरचनात्मक बदलाव भी हुए इसकी वजह से। औपनिवेशिक शासन के दौरान संरचनात्मक बदलाव भी हुए हैं। जैसे हथकरघा उद्योग का खात्मा हो गया। पहले जो गांधी जी का चरखा है वो हथकरघा उसी टाइप का था, तो वो हथकरघा उद्योग था, वह वह खत्म हो गया। इंग्लैंड के बाजारों में बनाए गए कपड़ों की भारत में भरमार हो गई। अधिक लाभ के लालच में इंग्लैंड ने भारतीय बुनकरों को बर्बाद कर दिया, है ना। तो उपनिवेश काल में भारत की पूंजीवादी व्यवस्था से और अधिक जुड़ गया। पूंजीवादी व्यवस्था की ओर भारत की व्यवस्था जो कि थी कैसी, ग्रामीण व्यवस्था थी और समाजवादी व्यवस्था थी, वह कैसे चली गई, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर चली गई। इसके कारण, उपनिवेशवाद के कारण भारत कच्चे माल और कृषक उत्पादकों का एक स्रोत बन गया। उत्पादित सामानों का उपभोक्ता बन गया। और जो उत्पादित सामान थे, हम कच्चे माल को भेजा करते थे, यहाँ से हम कॉटन यानी कपास को भेजा करते थे। कपास उगाई, भेज दी वहाँ पे, नील उगाया, भेज दिया उनको, फसलें उगाई, उनको भेज दी। और वहाँ से हमें क्या होता था, कच्चा माल, वो पका हुआ माल, मतलब कि वो है वस्त्र, निर्मित वस्त्र हमको मशीनों के द्वारा जो निर्मित हुए थे वह हमें यहाँ पे वापस से रिटर्न कर दिए जाते थे और हमसे पैसा ज़्यादा वसूला जाता था। इससे इंग्लैंड के उद्योगों को लाभ पहुंचा और भारतीय उद्योगों को क्या हुआ, विनाश हो गया। इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार भी नए व्यापारिक अवसर बनाए, जिन्होंने बदली हुई आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को पुनर्गठित किया और स्थिति को सुधारा। जैसे समाज के सभी क्षेत्रों में खान पान, पहनावा, भाषा आदि में परिवर्तन हुए। जो भारतीय संस्कृति थी उसका धीरे धीरे पतन होने लगा और जो विदेशी संस्कृति या विदेशी कल्चर आया वो हमने एडप्ट किया। पहले हम लोग ज़मीन पर बैठ के खाना खाया करते थे, भोजन हुआ करते थे सबके। आज के समय में कुर्सी टेबल पे खाना खा रहे हैं, ये हमने वहाँ से एडप्ट किया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ। पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, अब भारत में कैसी होगी, पूंजीवादी व्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। भारतीय विज्ञान तथा तकनीकी का आधिकारिक विकास हुआ है और जो विज्ञान प्रौद्योगिकी की वजह से ही आज हम यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं वहाँ पे, है ना।
आमने सामने का कोई कांटेक्ट नहीं है। तो ये क्या है, विज्ञान और तकनीकी का ही क्या है, अधिकाधिक विस्तार हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, इसकी वजह से आप लोग वहाँ देख रहे हैं। और हाँ, नेक्स्ट है, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, है ना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप लोग जितने लोग देखते हैं उतना सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हमारी नोटिफिकेशन पर कैसे पहुँचेंगे आप तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक विविधता क्या है, भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण क्यों माना जाता है। तो भारत विविधताओं का देश, भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ, विभिन्न प्रकार की भाषाएं, विभिन्न खान पान, विभिन्न प्रकार के जनजातीय समुदाय हैं। ये सच है कि भारत की भू आकृतियाँ मतलब कि कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश का मैदान देखा जाए तो वहाँ पे गंगा यमुना का जो क्षेत्र है वह बहुत ही उपजाऊ और मैदानी क्षेत्र है। उसके थोड़े और उत्तर में चले जाएं तो जो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, तो यहाँ पे बहुत सारे उबड़ खाबड़ जो ज़मीन है। और ऐसे पूर्वोत्तर में जहाँ पे जो नागालैंड हिमाचल प्रदेश है, सॉरी नागालैंड है, वहीं मणिपुर है, मेघालय है, त्रिपुरा मिजोरम है, तो वहाँ की जो जनसंख्या वो वहाँ प्लेन भूमि नहीं मिलेगी, वहाँ पे ऊंची नीची, क्योंकि वहाँ पर्वतीय इलाका है। इसी तरीके से जो दक्षिण वाले देखा जाए तो तटीय इलाका है, वहाँ समुद्र का क्षेत्र लगा हुआ है। ऐसे जो भारत का जो ये है तटीय क्षेत्र लगा हुआ है ना। तो यहाँ बहुत सारी क्या है, भू आकृतिक विविधताएँ हैं, विभिन्न भाषाएँ हैं। भाई तमिलनाडु में क्या मतलब तमिल बोली जाती है ना। केरल में मलयालम बोली जाती है ना। उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है। मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, और मध्य प्रदेश में भी कई और भाषाएं बोली जाती हैं। कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, और यहाँ पे जो गुजरात है गुजराती बोली जाएगी, पंजाब में पंजाबी। तो इस प्रकार ये विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न खान पान भी है उनका, है ना। तो अगर उत्तर भारत में चले जाएं पंजाब साइड तो बहुत छाछ मिलेगी, बहुत सारा दूध पीते हैं वो लोग उस तरीके से। और यहाँ पे पूर्व उत्तर में चले जाएंगे तो वहाँ पे मुख्य रूप से मछली, और ये इनका साउथ में भी चले जाएँ तो मछली वगैरह, है ना। तो इनका चावल मुख्य खान पान है। तो इस प्रकार बहुत विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। जातीय समुदाय होते हैं, अनेक प्रकारों का उनका रहन सहन होता है, विभिन्न प्रकार की परंपराएं, लोकाचार भारत में अपनी जीवन शैली के धरोहर के मिलजुल कर रहते हैं। नेक्स्ट है भाषाई विविधता। अब इसमें क्या है, अब जो है क्वेश्चन कि यहाँ पे इसके विविधतापूर्ण क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे भाषाई विविधता है, अनेकों प्रकार की बोलियाँ बोली जाती हैं, बुंदेली, बघेली, मारवाड़ी, राजस्थानी बोली जाती है। प्रजातीय विविधता, तो यहाँ पे भारत में अनेक प्रकार की प्रजातियाँ हैं। ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति, द्रविडियन है, मंगोलाइड है ना। तो जो द्रविडियन है, तो भारत के जो दक्षिण वाला इलाका है यहाँ पे ये द्रविडियन है। जो भारत के इस साइड का है, जो ये असम, मेघालय और मिजोरम वाला एरिया, वहाँ पे मंगोलाइड पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो भारत के मध्य भारत में जो पाई जाती हैं, है ना, जो लोग पाए जाते हैं वो है ऑस्ट्रेलाइड होते हैं। धार्मिक परिवर्तन, जैसे कि भारत में अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं, हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध आदि धर्मों के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार आंदोलन पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे है 19-20वीं शताब्दी में जो उस समय का जो प्रादुर्भाव हुआ, उस समय समाज में छुआछूत, जातिगत भेदभाव, सती प्रथा, बहुपत्नी विवाह, बाल विवाह, विधवाओं में अमानवीय शोषण, अंधविश्वास, ये धर्म का अंग मानने लगे थे। क्योंकि उस समय तक ये चरम पे थी, मतलब ये अंधविश्वास चरम पे था, है ना, 19वीं शताब्दी में, है ना। तो ये बहुत ही चरम पे था ये। इसको औपनिवेशिक शासन के दौरान जिन शिक्षित और जागरूक लोगों ने पश्चिमी संस्कृति में के मानववाद और उदारवाद के विचारों को समझा, उन्होंने भारतीय समाज में फैले हुए पाखंड और कुप्रथाओं का विरोध किया, है ना। जैसे कि राजा राम मोहन राय, है ना, उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। तो इसी प्रकार से बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, यहाँ पे अंधविश्वास को ख़त्म करने की मुहिम चलाई, है ना। मुस्लिम जनजाति, अन्य लोगों ने भी इसमें योगदान दिया है। जैसे कि कई तरीके के जो आंदोलन थे वह चलाए गए थे इस समय। नेक्स्ट है, आज आप जिस स्थान पर रहते हैं, नगरीय अथवा ग्रामीण, वहाँ की विशेषताएं क्या हैं, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, ये आप लोगों के लिए खुद के लिए ही है। आप लोग इसको कैसे पूरा करेंगे ये आप लोग देखेंगे। सामाजिक स्तरीकरण क्या है एवं इसकी विशेषताएं लिखिए। सामाजिक स्तरीकरण विभिन्न वर्गों के अनेक स्तर अनुरूप अधिक्रमित व्यवस्था है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक वर्ग निश्चित होता है, सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। सामाजिक स्तरीकरण की जो विशेषताएं हैं वह निम्न हैं। सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों के बीच में विभिन्नता का कारण नहीं है, बल्कि सामाजिक संसाधन
विभिन्न सामाजिक श्रेणियों में असमान रूप से बटा होता है। आदिम समाज में शिकारी संग्रहण समाज में थोड़ा उत्पादन करते हैं, और वही तकनीकी का अधिक उन्नत समाज में लोग अपनी मूलभूत ज़रूरतों को अधिक उत्पादित करते हैं, मूलभूत ज़रूरतों से भी अधिक उत्पादन करते हैं। इसलिए क्या है, उनके स्तरीकरण में अंतर हो जाता है, उनके जीवन के रहन सहन, उनकी शैली सब क्या हो जाती है, विभिन्न हो जाती है, भिन्न हो जाती है ना। सामाजिक स्तरीकरण को विश्वास एवं विचारधारा अथवा समर्थन मिला हुआ है। सामाजिक स्तरीकरण की कोई भी व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलती है। ये सच है कि कोई भी व्यवस्था होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलती है। सामाजिक स्तरीकरण कई समूहों में विभक्त होता है, जैसे कि आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर। ये मुख्य है आप लोगों का, है ना, कि कितने आधार पर बटा हुआ है, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर बटा होता है। नेक्स्ट है उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आए। उपनिवेशवाद जैसे कि विदेशी जब भारत में आए तो उनकी वजह से जाति व्यवस्था में कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं। सर्वेक्षण तथा, यहाँ पे उत्तर देखिएगा, सर्वेक्षण एवं जनगणना करना। यहाँ पे भारत में क्या होती है, जनगणना स्टार्ट हो गई है उनकी वजह से आने से। तो अंग्रेज प्रशासकों ने देश पर कुशलतापूर्वक शासन करने के उद्देश्य से जाति व्यवस्था की जटिलताओं को समझने का प्रयत्न किया। 1960 के दशक में महत्वपूर्ण जानकारी प्रारंभ हुई। भूमि की बंदोबस्त, भू राजस्व बंदोबस्त तथा अन्य कानूनों ने उच्च जातियों के जाति के आधार पर व्यर्थ मान्यता प्रदान करने का कार्य के जो बड़े पैमाने पर सिंचाई योजनाएं प्रारंभ की। तो ये क्या है, स्थायी भूमि का बंदोबस्तीकरण करने लगे। सामाजिक सुधार, उपनिवेश काल में कई भारतीय समाज सुधारकों ने काम करना शुरू, जिसका उद्देश्य जाति समाज को खत्म करना था। जनजातियों को अत्यंत कल्याण अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह, बाल विवाह को समाप्त करने के कानून लाए। तो इससे क्या हुआ, समाज सुधार हुआ। व्यवसाय में विविधता, पूंजीवादी और आधुनिकता के प्रसार के कारण नए नए उद्योगों का जन्म हुआ और अपनी पसंद तथा योग्यता के अनुसार कार्य करना शुरू कर दिया। इससे व्यवसायों के प्रतिबंध में भी कमी आई। तो जो व्यवसाय के जो प्रतिबंध थे कि जैसे कोई व्यक्ति जिस जाति का है उसी जाति के ही व्यवसाय करेगा, तो इस चीज़ ने क्या कर दिया, तो इसको ख़त्म कर दिया, खंडन कर दिया, है ना। कि अब जैसे कि जब पूंजीवादी और आधुनिकता का प्रसार हुआ तो कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यवसाय कर सकता है। अब इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई वो अगर व्यक्ति लोहार है तो केवल लोहार के काम ही करेगा, लोहे से संबंधित काम ही करेगा, है ना। तो वह अपने अनुसार कोई भी काम कर सकता है। नेक्स्ट, यह है नगरीकरण के होने वाली विभिन्न समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो नगरीकरण के कारण कौन कौन सी समस्याएं हैं। देखो, आवास की समस्या, भाई जैसे कि आप जहाँ पे जाएंगे, स्वास्थ्य की सुविधाएं, जहाँ जहाँ नगरीकरण होता है वहाँ पे ये मुख्य रूप से होता है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं नगरों में, वो काम की तलाश में आते हैं, तो उनको सबसे पहले आवास, और अगर आवास पक्के मकानों में रहेंगे तो उनके पास उतना पैसा नहीं रहता है कि वो मतलब पैसे से वो मकान में रह सकें, पक्के मकानों में। तो वहाँ पे देखो आवास की समस्या हो जाती है ना, आवास की समस्या। इसके बाद उनके पास जो है आवास के अलावा गंदगी, जो मलिन बस्तियाँ होती हैं, है ना, मलिन बस्तियाँ मतलब झुग्गी झोपड़ियों का ज़्यादा जमावड़ा हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, प्रदूषण भी फैलता है ना, प्रदूषण हो जाता है। तो ये समस्याएं हो जाती हैं। ध्वनि, अब प्रदूषण भी कई प्रकार का होता है, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, है ना। तो ये इनके आने से क्या हो जाता है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और कई तरीके के, आवास की तो है ही है समस्या, है ना, मलिन बस्तियों और खाने पीने की भी समस्याएं हो जाती हैं, है ना। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं कि जो एक नगरीकरण के कारण जन्म ले लेती हैं। इसी के साथ ही धन्यवाद, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।